हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हमारी भारत सरकार के द्वारा एक नया स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम। खास करके एक ऐसा स्कीम है जो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी इस एग्ज़ाम्स की जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर करते हैं उन सब के लिए एक रिक्रूटमेंट स्कीम लाया गया है। सपोज कोई इंडियन नेवी के लिए फॉर्म फिल कर रहा है तो अगर उसमें सिलेक्शन होता है, और ये वैसे ऑफिसर कैडर के लिए अभी नहीं बात किया गया है, जो सोल्जर लेवल के, डैट मीन्स 10th 12th पे जो कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं वैसे एग्ज़ाम्स में, और ऑफिसर कैडर का जो नहीं होता उसके लिए यहाँ पे बेसिकली किया गया है। तो सपोज मान लेते हैं कोई इंडियन आर्मी में कोई ज्वाइन करता है, अगर उसकी सिलेक्शन होता है तो इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में, तो उसको उसकी जो जॉब होगी 4 साल के टेन्योर पर रखी जाएगी। 4 साल अगर उसका कंप्लीट होता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। बट यहाँ पे उसको अच्छा खासा लगभग 11.7 लाख का एक तरह से पैकेज या फिर पैसा दे करके, एक हैंडसम अमाउंट दे करके उसको उससे निकाल दिया जाएगा, उससे उसको फ्री कर दिया जाएगा। बट उसमें जो भी जितना रिक्रूटमेंट होगा उसका 25% को क्या किया जाएगा, उनको परमानेंट जॉब दे दिया जाएगा उसी फील्ड में। अगर इंडियन आर्मी में है तो इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में है तो इंडियन नेवी, एयरफोर्स में है तो एयरफोर्स में है। बाकी जो 75% है उनको क्या कर दिया जाएगा, इतने अमाउंट दे करके 11.7 लाख का अमाउंट दे करके उनको फ्री कर दिया जाएगा, यानी वो निकल जाएंगे, मतलब उस जॉब से वो निकाल दिए जाएंगे। तो मात्र 25% इनके एग्ज़ाम्स होंगे और भी 4 साल में इनका जो बहुत सारे परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पे इनको आगे परमानेंट जॉब दे दिया जाएगा। तो खास करके ये 4 साल का टेन्योर है, तो 4 साल के लिए इनको जॉब पे रखा जाएगा। और ये बात करें तो ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के द्वारा किया जाएगा। तो खास करके जो हमारे जो यंगर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सपोज कोई 18 साल के एज में, 19 साल के एज में अगर उसकी जॉब लगती है तो 4 साल, 22-23 साल के उम्र का 22 साल 23 साल तक वो जॉब करके वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और फिर 11.7 लाख का एक पैकेज उसको दिया जाएगा, फिर आगे वो फर्दर अपनी स्टडी या फिर और कुछ कर सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो यूथ के लिए काफ़ी अच्छा ये स्कीम है। तो इसी स्कीम का नाम क्या है, अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा जो गवर्नमेंट, हरियाणा जो सरकार है, हरियाणा जो स्टेट है, वो अभी हाल ही में जो 4था खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहा था उसमें वो क्या चैंपियन रहा है, सबसे टॉप पे रहा है। 52 गोल्ड मेडल जीता है, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके इस टैली में हरियाणा सबसे टॉप पे रहा है। सेकंड स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र सेकंड स्टेट में 45 गोल्ड के साथ, कर्नाटका थर्ड पे है 22 गोल्ड के साथ, ये थर्ड पे आए हुए हैं। और कुछ और इम्पॉर्टेंट बात करें, जो कर्नाटका के स्विमर जिनका नाम क्या है अनीश गौड़ा, उन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल जीता है, 6 गोल्ड मेडल इनके नाम रहा है अनीश गौड़ा के द्वारा। महाराष्ट्र के जो स्विमर हैं अपेक्षा फर्नांडिस और जिम्नास्टिक संयुक्ता काले, इन्होंने 5 गोल्ड जीते हैं अपने अपने कैटेगरी में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा ने 4था खेलो इंडिया जो यूथ गेम था उसमें चैंपियन रहा है 52 गोल्ड के साथ। नेक्स्ट है हमारा ओमनी कार्ड एक क्या बन गया है, एक पहला आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जाने वाला एक पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट टू लॉन्च कैश विथड्रॉवल इन ऑल एटीएम। तो आरबीआई ने पहली बार किसी पीपीआई को, ये पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस को एक लाइसेंस दे दिया है कि इस कार्ड के जरिए, ओमनी कार्ड के जरिए आप किसी भी एटीएम से अपना कैश निकाल सकते हैं। तो एक नॉन बैंक होता है, नॉन बैंक मतलब ये बैंकिंग सेक्टर का बैंकिंग नहीं है, बट ये उसी लिहाज पे उसी तर्ज पे काम करते हैं। तो नॉन बैंक को पहला नॉन बैंक ओमनी कार्ड बन गया है जिसको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस मिल गया है एटीएम से पैसे विथड्रॉ करने का। और ये जो ओमनी कार्ड है ये कौन सा कार्ड प्रोवाइड करता है, रुपे कार्ड, रुपे पावर्ड जो होता है वही कार्ड इसको प्रोवाइड करता है। और इसके जरिए जो भी आपका ई वॉलेट वगैरह है, ई वॉलेट में हम लोग पैसा रखते हैं, जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया और अमेजॉन पे में जो वॉलेट होता है उसके माध्यम से इसको इस कार्ड के जरिए इसको निकाला जा सकता है। तो ये ओमनी कार्ड जो क्या है, नोएडा बेस्ड एक कंपनी है, एक टेक कंपनी है, इसी के द्वारा इसको किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।
पहली ऐसी पीपीआई बन गई है जिसने आरबीआई ने पीपीआई को, ओमनी कार्ड को एक लाइसेंस प्रोवाइड किया है कि वो अपना सर्विस इशू कर सकता है और इस सर्विस के जरिए सारे एटीएम से वो कैश विथड्रॉल करने की फैसिलिटी देगा। इसमें एनपीसीआई के साथ भी इन्होंने समझौता करके ये सारी चीज़ें करी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा xpay.life, ये लॉन्च किया है यूपीआई सर्विस, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, रूरल एरियाज़ हैं, रूरल इंडिया के लिए इन्होंने किया है। तो एक फिनटेक स्टार्टअप है xpay.life, तो इन्हीं के द्वारा ये किया है, खास करके रूरल एरिया को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 मिलियन कंज्यूमर्स को इसे बेनिफिट्स मिलेगा। 15 स्टेट्स में इसको लॉन्च किया गया एंड 1 लाख विलेजेस में इसको एक तरह से इसकी सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। तो xpay.life जो है नाबार्ड के साथ और एनपीसीआई और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है सबके साथ टाई अप करके ये इन्होंने किया हुआ है। तो नेम याद रखना है, xpay.life यूपीआई सर्विस को लॉन्च किया है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट हमारा जो पीएम हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने जगत गुरु श्रीनाथ तुकाराम महाराज शिला मंदिर का इनके द्वारा एक उद्घाटन किया गया है, शिलाना एक तरह से इनॉग्रेशन किया गया है। अभी कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। वो क्या करेंगे? ही विल इनागुरेट जगत गुरु श्रीनाथ तुकाराम महाराज शिला मंदिर एट, यहाँ पे देहू, पुणे जो हमारा सिटी है उसी के जस्ट बगल में एक देहू है, वहीं पे इस मंदिर का एक तरह से शिलान्यास किया गया है। ये जो जगत गुरु तुकाराम जी थे बहुत जाने माने कवि थे, लॉर्ड विठल के काफ़ी वर्शिपर थे, उसके पुजारी थे। फ्रॉम 17th सेंचुरी की ये बात करी जा रही है। तो काफ़ी इनके एरिया को काफ़ी रिवियर्ड, मतलब काफ़ी सम्मान के साथ इनको इस प्लेस को माना जाता है। तो इसी पर्पस को लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जगत गुरु जो श्रीनाथ तुकाराम महाराज जी हैं उनका मंदिर का शुभारंभ एक तरह से इनॉग्रेशन महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? देहू, जो कि पुणे के बगल में है। नेक्स्ट हमारा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? मेटाफोर, जो कि इन्वेस्ट करने जा रही हैं 250 करोड़ का, किसके लिए? न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तेलंगाना में। तो तेलंगाना में 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूएई के कंपनी मेटाफोर के द्वारा किया जा रहा है। जहीराबाद एक जगह है जो कि तेलंगाना में आता है, वहीं पे यहाँ पे किया जाएगा। इसके लिए 15 एकड़ का ज़मीन इसको प्रोवाइड कराया गया है वहाँ की तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये नेम याद रखना है। यूएई की जो मेटाफोर हैं उसने तेलंगाना में अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। वहाँ पे 15 करोड़ एकड़ यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया गया, 15 एकड़ प्रोवाइड किया गया है। इंडिया का पहला सेंट्रलाइज जो एसी रेलवे स्टेशन टर्मिनल है जो कि बेंगलुरु में, उसको बहुत दिन से यहाँ पे 1 साल पहले से ही इसको प्रोजेक्ट पे था, अब इसको क्या कर दिया गया? पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया है, ये पूरी तरह से ओपन हो गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल है, जो कि कर्नाटका की जो कैपिटल बेंगलुरु सिटी है वहीं पे इसको बनाया गया है और इसको पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है, चालू कर दिया गया है। ये काफ़ी बेहतरीन है। जैसे जो हम लोगों का जो रेलवे स्टेशन ये होगा, ये पूरी तरह से क्या सेंट्रलाइज्ड एसी है। जिस तरह एयरपोर्ट में हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हर जगह ऐसा लगता है कि कूलिंग इफेक्ट दिख रहा है, हर जगह गर्मी का एहसास होता ही नहीं है। तो कुछ वैसे कंडीशंस, कुछ वैसे स्टाइल में भी इस बेंगलुरु रेलवे टर्मिनल को बनाया गया। हर जगह आपकी सेंट्रलाइज्ड एसी लगाया गया। ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपको रेलवे स्टेशन पे, लगेगा कि आप एयरपोर्ट पे आए हुए हैं। तो इसकी पूरी तरह से ऑपरेशन में ला दिया गया है। तो नेम ये याद रखना है, कहाँ पे है? बेंगलुरु में इसको ओपन किया गया है, रेलवे टर्मिनल है। तो इसका नाम क्या होगा? सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। नेक्स्ट है हमारा एशिया की एक एलिफेंट है, लॉन्ग टस्केड, जिसका एक होता ना ये पार्ट जो वाइट पार्ट इसको बोल सकते हैं। ये एशिया की सबसे मतलब एक ऐसी एलिफेंट थी जिसमें इसका सबसे बड़ा है, सबसे लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं। तो ये एशिया की ऐसी एलिफेंट है जिसका सबसे लॉन्गेस्ट टस्क है। इसका नाम क्या रखा गया था? भोगेश्वर। इसका हाल ही में नेचुरल कॉजेज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका निधन हो गया, इसका डेथ हो गया है। 60 साल की ये एलिफेंट थी
और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता था, मिस्टर काबिनी के नाम से भी जाना जाता था। कर्नाटका के बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वहीं पे ये मृत पाई गई, इसका मृत्यु हो गया है। अगर इसके बात करें जो वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं, तो इस हाथी, इस बागेश्वर का जो टस्क था 2.5 मीटर और 2.34 मीटर लॉन्ग था। दोनों साइड की यहाँ पे बात करें एक बड़ा, तो इसका लेंथ प्रोवाइड करा गया है 2.54 मीटर और 2.34 मीटर इसके टस्क की लंबाई है। और बात करें तो ये इसका जो इतना बड़ा टस्क था जो कि ग्राउंड को टच करता था, तो काफ़ी एक यूनिक, एक तरह से बोल सकते हैं, एक एलिफेंट थी जिसका निधन हो गया है। अगर बात करें तो इसका विसेरा, इसको इस विसेरा कहने का मतलब क्या होता है, इसके बॉडी के पार्ट के अंदर जो भी बड़े बड़े ऑर्गन्स हो गए, जो अंग हो गए, उसको उसका सैंपल निकाल करके भेजा गया है जो भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मैसूरू में, वहाँ पे चेक करने के लिए कि इसका कोई और किसी वजह से तो डेथ नहीं हुआ है, लाइक कुछ खा लिया या फिर टॉक्सिक चीज खा लेने की वजह से हो जाता है। तो उसके अंदर के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, विसेरा को निकाल करके वहाँ पे लैब में भेजा गया है। बट एक्सपर्ट ने बोला कि यहाँ पे कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं है, इसका जो डेथ हुआ है नेचुरल डेथ हुआ है। तो बस नेम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। भोगेश्वरा एक एलिफेंट है, इसको और दूसरे नाम से भी जाना मिस्टर कामिनी, और 60 साल इसका एज था, जो कि किस रिजर्व में, टाइगर रिजर्व में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में आता है, वहाँ पे ये मृत पाया गया। नेक्स्ट है 38th इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कंडक्टेड इन अंडमान सी, जो 38वां इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग सिस्टम, एक तरह से बोल सकते हैं, पेट्रोल कंडक्टेड हुआ है। ये पोस्ट पेंडेमिक के बाद ये पहला एक कॉर्पोरेट एक अभ्यास बोल सकते हैं। ये 38 नंबर का था। कहाँ पे हुआ है? ये आपका अंडमान सी में हुआ है। अगर कुछ स्टेटी की बात करें तो इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया, RUPIAH है। और वहाँ के प्रेसिडेंट अभी कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड, कल हम लोग सेलिब्रेट किए क्या? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। किसी एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि सेफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स फॉर ट्रांसफ्यूजन। तो सेफ ब्लड को एक तरह से डोनेट करने के प्रति अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। इस बार का स्लोगन क्या रहा है? इस बार का थीम क्या रहा है? डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी। इस बार का थीम यही रहा है। होस्ट नेशन कौन रहा है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को होस्ट कौन सा कंट्री किया है? मैक्सिको के द्वारा इसको किया गया है। और WHO ने इस डे को सेलिब्रेट करने की शुरुआत करी थी एक कार्ल लैंड स्टेनर के जन्मदिन पे, बर्थ एनिवर्सरी पे इसको शुरुआत किया गया था। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि ये जो ऐसे साइंटिस्ट थे, एक ऐसे डॉक्टर बोल सकते हैं, जिन्होंने नहीं हमारे शरीर में जो ब्लड के ग्रुप है उसको डिस्टिंग्विश किया था। डेट मीन्स अलग अलग ब्लड ग्रुप की पहचान इन्हीं के द्वारा सबसे पहले करी गई थी, कार्ल लैंड स्टेनियर के द्वारा की गई थी। तो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे WHO ने पहली बार 2004 में 14 जून से इसको वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तौर पे मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। मैक्स वर्स्टपन जो है अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स हैं इन्होंने इसको जीत लिया है। और एक फार्मूला 1 एक ड्राइवर है जो कि रेड बुल के ड्राइवर है, रेड बुल जो कंपनी है उसी के सक्सेसफुल ड्राइवर है। तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपन के द्वारा जीत लिया गया है। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने फेरारी के जो चार्ल्स लेक्रेज है इनको हरा करके इन्होंने जीत लिया है। तो इम्पोर्टेंट यही होगा, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है विक्टर एक्सेल्सन चेन यूफेई, इन्होंने BWF इंडोनेशिया मास्टर्स का इन्होंने खिताब जीत लिया है। विक्टर एक्सेल्सन ये ओलंपिक चैंपियन भी रह चुके हैं। इन्होंने मेंस में मतलब पुरुष में इन्होंने जीता है और ये महिला में जीती हुई है। BWF जो कि इंडोनेशिया 2022 में हो रहा है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसको बोलते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग लेजेंड हरिचंद पासेजवे। एक हरिचंद जी है, इनका नाम इनके नाम से बहुत रिकॉर्ड है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का, जैसे 5000 मीटर का, 10,000 मीटर का। इन्होंने इसमें गोल्ड जीता है 1978 जो कि बैंकॉक में, और 10,000 मीटर टाइटल 1975 में जीता था जो कि सियोल में हुआ था। तो ये काफ़ी एक लेजेंड है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लेकर के। तो इनका हाल ही में देहांत हो गया है। नेम याद रखना है हरिचंद जी। डेट्स ऑल फॉर टुडे।